आर्टिकल 370 भारत के संविधान का एक अहम हिस्सा देश के इतिहास में एक अलग ही जगह रखता था। इसने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया, जिसने 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक उसकी किस्मत को आकार दिया। 1949 में लागू हुआ ये आर्टिकल भारत के विभाजन और उसके बाद जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की उथल-पुथल भरी घटनाओं से उपजा था। इसकी जड़ें जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच हुए उस समझौते में थीं, जिसमें नए एकीकृत राज्य को एक हद तक स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। ये अस्थायी प्रावधान, जैसा कि शुरुआत में इरादा था, जम्मू कश्मीर की अलग पहचान और हितों की रक्षा करना चाहता था, जो अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र था। इसने राज्य को रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के मामलों को छोड़कर अपने कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद 370 केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच अनोखे रिश्ते का प्रतीक बन गया, जिसने आने वाले वर्षों तक बहस और चर्चाओं को जन्म दिया। हालांकि अनुच्छेद 370 की व्याख्या और उसे लागू करने का तरीका वर्षों तक विवाद का विषय बना रहा। जहां कुछ लोगों ने इसे विश्वास और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले पुल के रूप में देखा, वहीं दूसरों ने इसे पूर्ण एकता में बाधा के रूप में माना। अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस भारत की आजादी के बाद की यात्रा की जटिलताओं को दर्शाती है, जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों और विविध आबादी की आकांक्षाओं से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ा, अनुच्छेद 370 को लेकर चर्चा तेज होती गई और अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं ने इसकी प्रासंगिकता और इम्पैक्ट पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। ये अनुच्छेद संघवाद, राष्ट्रीय एकीकरण और जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं पर चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। अनुच्छेद 370 की यात्रा, इसके जन्म से लेकर इसके निरसन तक, भारतीय राजनीति की बदलती गतिशीलता और एक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत राष्ट्र की स्थायी खोज पर एक झलक पेश करती है। अनुच्छेद 370 की कहानी जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो 1947 में हुए विभाजन की पृष्ठभूमि में सामने आई थी। जैसे ही ब्रिटिश शासन समाप्ति की ओर बढ़ा, उपमहाद्वीप में रियासतों को भारत या पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी चुनने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में अपने राज्य की स्वायत्तता बनाए रखने की चाहत में एक स्वतंत्र देश के तौर पर बने रहने का विकल्प चुना। हालांकि उस समय नाजुक शांति भंग हो गई जब पाकिस्तान के हथियारबंद कबायली लोगों ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के उद्देश्य से कश्मीर पर हमला कर दिया। इस गंभीर खतरे का सामना करते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक समझौते ने जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में औपचारिक एकीकरण को चिह्नित किया, हालांकि कुछ शर्तों के साथ, जो बाद में अनुच्छेद 370 का आधार बनी। विलय पत्र ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर के रिश्ते के लिए लॉजी और संवैधानिक नींव के रूप में काम किया। हालांकि विलय से जुड़ी अनोखी परिस्थितियों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को आइडेंटिटीते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने नए एकीकृत राज्य को एक हद तक स्वायत्तता देने का वादा किया। इस वादे को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जगह मिली, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया, जिससे उसे अपना संविधान, झंडा और कई मामलों में स्वायत्तता बरकरार रखने की अनुमति मिली। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय और उसके बाद अनुच्छेद 370 का लागू होना इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया शुरू कर दी, जो आने वाले दशकों तक जम्मू कश्मीर के भाग्य को आकार देती। 1947 की घटनाएं आज भी गूंजती हैं, जो जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में एकीकरण के साथ आने वाली चुनौतियों और अवसरों की याद दिलाती हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 में निहित अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्व था, जो इसे संघ के किसी भी अन्य राज्य को प्राप्त न हुए अधिकारों और विशेषाधिकारों का एक अनूठा समूह प्रदान करता था। अक्सर एक अस्थायी प्रावधान कहे जाने वाले इस अनुच्छेद ने राज्य विधानमंडल को रक्षा, विदेशी मामलों, संचार और मुद्रा से संबंधित मामलों को छोड़कर कई विषयों पर अपने कानून और नियम बनाने का अधिकार दिया। यह स्वायत्तता नागरिकता,
संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों जैसे प्रमुख क्षेत्रों तक फैली हुई थी, जिसने 7 दशकों से भी अधिक समय तक जम्मू कश्मीर के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। अनुच्छेद 370 के सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजनों में से एक जम्मू कश्मीर में किसी भी सेंट्रलीय कानून को लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता थी। इस प्रावधान ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य को सेंट्रलीय कानून को लागू करने में अपनी बात रखने का अधिकार हो, जिससे उसकी स्वायत्तता और अलग पहचान की रक्षा हो सके। इसके अलावा अनुच्छेद 370 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन जम्मू कश्मीर पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की संविधान सभा द्वारा इसकी पुष्टि न कर दी जाए। जम्मू कश्मीर के हितों की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए इन प्रोविजनों का राज्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी इम्पैक्ट पड़ा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए विशेष दर्जे ने संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित किया। गैर स्थायी निवासियों को जमीन के स्वामित्व पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इसी तरह लेख के प्रोविजनों ने नागरिकता की रूपरेखा को आकार दिया। जम्मू कश्मीर में नागरिकता प्राप्त करने और रद्द करने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिए जाने के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया। जहां समर्थकों का तर्क था कि यह राज्य की स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए आवश्यक था, वहीं आलोचकों का तर्क था कि इससे अलगाव की भावना पैदा हुई और शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण में बाधा आई। अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस भारत की संघीय संरचना की जटिलताओं और एकता और डाइवर्सिटी के बीच संतुलन की निरंतर खोज को दर्शाती है। अनुच्छेद 370 अपने अनोखे प्रोविजनों के साथ जम्मू और कश्मीर पर छाया और प्रकाश दोनों डालता है। इसका इम्पैक्ट बहुआयामी था, जिससे लाभ और कमियों का मिश्रण हुआ, जिसने इसकी प्रासंगिकता और परिणामों के बारे में चल रही डिबेटों को हवा दी। एक तरफ अनुच्छेद 370 के समर्थकों ने तर्क किया कि इसने जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अपनी समृद्ध विरासत और परंपराओं की डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। अनुच्छेद 370 के तहत दी गई स्वायत्तता ने राज्य को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कानूनों और नीतियों को बनाने की अनुमति दी। समर्थकों का मानना था कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में अपनेपन और आत्मनिर्णय की भावना को बढ़ावा मिला। इसके अलावा अनुच्छेद 370 को राज्य और केंद्र सरकार के बीच विशेष संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा गया, जो विलय के दौरान किए गए वादों का प्रमाण है। हालांकि अनुच्छेद 370 के आलोचकों ने तर्क किया कि इसने जम्मू कश्मीर के शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण में बाधा उत्पन्न की। उनका तर्क था कि विशेष दर्जे ने निवेश को कम करके और देश के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए अवसरों को सीमित करके आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की। उदाहरण के लिए, संपत्ति के स्वामित्व पर प्रतिबंधों को बाहरी निवेश के लिए एक बाधा के रूप में देखा गया, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में बाधा थी। इसके अलावा आलोचकों ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग थलग कर दिया। उनका तर्क था कि समान कानूनों की कमी ने अलगाव की भावना पैदा की और लोगों और विचारों के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न की। अनुच्छेद 370 के लाभों और कमियों को लेकर बहस राष्ट्रीय हितों के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करने की जटिलताओं को दर्शाती है। भाग 5, बदलाव की हवा, निरसन की प्रस्तावना। जैसे जैसे दशक बीतते गए, भारत का राजनीतिक परिदृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरा, जिसमें नई विचारधाराएं और आकांक्षाएं केंद्र स्तर पर आ गईं। अनुच्छेद 370 को लेकर बहस जारी रही, जिसमें इसे रद्द करने की मांग तेज होती गई। निरसन के समर्थकों ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 अपनी उपयोगिता खो चुका है और जम्मू कश्मीर के शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जो 14 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को अपने राजनीतिक एजेंडे का एक अहम हिस्सा बनाया। बीजेपी ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा वांछित परिणाम देने में विफल रहा है, इसके बजाय अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है
और विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। पार्टी का रुख भारतीय आबादी के एक वर्ग के साथ मेल खाता था, खासकर उन लोगों के साथ जो मानते थे कि अनुच्छेद 370 ने भारतीय संघ में एक विसंगति पैदा कर दी है। 19 के आम चुनावों के लिए प्रचार के दौरान बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय मुख्यधारा में एकीकृत करने का वादा करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चुनावों में और भी बड़े बहुमत के साथ पार्टी की जीत ने उसके एजेंडे को और गति प्रदान की। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देने वाले और इस क्षेत्र के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम वाले एक ऐतिहासिक फैसले के लिए मंच तैयार था। अनुच्छेद 370 का निरसन कोई अलग-थलग घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति थी। इसने भारत की बदलती राजनीतिक गतिशीलता, नई विचारधाराओं के उदय और भारतीय आबादी की बदलती आकांक्षाओं को दर्शाया। यह फैसला जहां कुछ लोगों द्वारा स्वागत किया गया, वहीं इससे चिंताएं और अनिश्चितताएं भी पैदा हुईं, जो इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति और सतर्क और सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करता है। भाग 6 5 अगस्त 19 एक ऐतिहासिक मोड़। 5 अगस्त 19 जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्व के दिन के रूप में भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द करने का अभूतपूर्व कदम उठाया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में घोषित किए गए इस साहसिक और निर्णायक कदम ने देश और दुनिया भर में एक झटके की तरह असर डाला, जो जम्मू कश्मीर और भारतीय संघ के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण था। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण उपाय भी किए गए। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था। शासन और विकास में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए इस पुनर्गठन ने इस क्षेत्र के राजनीतिक नक्शे को मौलिक रूप से बदल दिया। इस कदम पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे एकीकरण और विकास की दिशा में एक साहसिक कदम बताया, तो कुछ ने इसके संभावित परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का भारत सरकार का फैसला इस आधार पर था कि विशेष दर्जा अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। सरकार ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 ने आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की, अलगाववाद को बढ़ावा दिया और जम्मू कश्मीर के शेष भारत के साथ पूर्ण एकीकरण को रोका। उन्होंने जोर देकर कहा कि निरसन से इस क्षेत्र में अधिक समृद्धि, स्थिरता और एकता का मार्ग प्रशस्त होगा। 5 अगस्त 19 की घटनाओं ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे अनिश्चितता और परिवर्तन का एक नया युग शुरू हुआ। कुछ राजनीतिक समूहों की लंबे समय से ऑनगोइंग आ रही मांग अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जनता की राय ध्रुवीकृत हो गई और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। इस कदम की, जहां कुछ लोगों ने राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक साहसिक कदम के रूप में सराहना की, वहीं इस क्षेत्र के नाजुक सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर इसके इम्पैक्ट के बारे में चिंताएं भी जताईं। भाग 7 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 19 नक्शे को फिर से बनाना। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 19। भारतीय संसद द्वारा पारित इस अधिनियम ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। 31 अक्टूबर 19 से प्रभावी इस पुनर्गठन ने इस क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में एक बुनियादी बदलाव ला दिया। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी श्रीनगर होगी, में एक विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उपराज्यपाल होगा। दूसरी ओर लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा एक उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाएगा, बिना किसी विधानमंडल के। सरकार ने तर्क किया कि यह विभाजन शासन में सुधार, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करने और तत्कालीन राज्य के सभी हिस्सों के लिए बेहतर विकास परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 19 को समाज के विभिन्न वर्गों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली।
जहां कुछ लोगों ने इसका स्वागत करते हुए इसे अधिक एकीकरण और विकास की दिशा में एक कदम बताया, वहीं कुछ ने इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी और पहचान पर इसके संभावित इम्पैक्ट के बारे में चिंता व्यक्त की। उनका तर्क था कि पुनर्गठन कुछ समुदायों को और अलग थलग कर सकता है और मौजूदा तनावों को बढ़ा सकता है। जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन इस क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय है जो अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरा है। सुशासन और विकास के अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के मामले में इस पुनर्गठन की सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने, समान विकास सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की सरकार की क्षमता शामिल है। भाग 8, एक नई सुबह निरसन के बाद जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 के निरसन और उसके बाद जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन ने इस क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत की, जो प्रत्याशा और अनिश्चितता दोनों से चिह्नित था। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय मुख्यधारा में एकीकृत करने के अपने प्रयासों में भारत सरकार ने विकास को बढ़ावा देने, शांति को बढ़ावा देने और स्थिति को सामान्य करने के उद्देश्य से कई पहलें शुरू की। हालांकि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग चुनौतियों से भरा था, क्योंकि यह क्षेत्र उन क्षणिक परिवर्तनों के निहितार्थों से जूझ रहा था जिनसे यह गुजरा था। सरकार के लिए तात्कालिक प्राथमिकताओं में से एक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को संबोधित करना था, जिसने दशकों से रुक रुक कर अशांति और उग्रवाद देखा था। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया, साथ ही असंतोष के मूल कारणों को दूर करने के प्रयास भी किए। सुरक्षा पर ध्यान संचालित करना, जबकि आवश्यक था, मानवाधिकारों के उल्लंघन और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के बारे में भी चिंताएं पैदा करता था। सुरक्षा उपायों के साथ साथ सरकार ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से कई विकास पहलें भी शुरू की। सड़क, पुल और बिजली संयंत्रों जैसी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना और निवेश को आकर्षित करना था। सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की भी घोषणा की। निरसन के बाद की अवधि में जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दी। व्यवसाय फिर से खुले, स्कूल और कॉलेज फिर से शुरू हुए और लोग अपनी दिनचर्या पर लौट आए। हालांकि स्थिति नाजुक बनी रही। हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की छिटपुट घटनाएं अंतर्निहित तनावों और असंतोष के मूल कारणों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाती है। भाग 9, विविध आवाजें, विभाजित राय, निरसन पर प्रतिक्रियाएं। अनुच्छेद 370 के निरसन और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी। इस मुद्दे पर जनता की राय इंटेंसी से विभाजित रही, जो स्थिति की जटिलता और इससे उपजी गहरी भावनाओं को दर्शाती है। जहां भारत सरकार के इस कदम को कुछ लोगों ने राष्ट्रीय एकीकरण और विकास की दिशा में एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसे आशंका के साथ देखा। इस क्षेत्र के नाजुक सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने के लिए इसके संभावित परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की। भारत के भीतर अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं, जहां आबादी के एक वर्ग, खासकर वे लोग जिन्होंने लंबे समय से जम्मू कश्मीर के भारत के साथ पूर्ण एकीकरण की वकालत की थी, ने इस कदम को राष्ट्रीय एकता की जीत के रूप में मनाया। वहीं कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, बातचीत और सुलह की आवश्यकता पर जोर दिया। इस फैसले से देश के कुछ हिस्सों, खासकर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन भी हुए, जहां लोगों ने अपनी पहचान और स्वायत्तता के क्षरण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी मिलीजुली रही, जहां कुछ देशों, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं कुछ ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की आशंका और कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त की। इस निरसन ने कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने संयम बरतने का आह्वान किया और सभी पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया।
अनुच्छेद 370 के निरसन पर विविध और अक्सर विपरीत प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति और सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सूक्ष्म और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया। जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति और स्थिरता प्राप्त करने का मार्ग यह स्पष्ट हो गया। बातचीत को बढ़ावा देने, विश्वास निर्माण और सुलह और विकास के अनुकूल माहौल बनाने में निहित है। भाग 10। परिवर्तन की एक गाथा, आगे की राह। अनुच्छेद 370 के निरसन ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे परिवर्तन की एक गाथा शुरू हुई जो इस क्षेत्र के भाग्य को फिर से आकार देगी। जैसे ही इस क्षणिक परिवर्तनों पर धूल जमी, आगे की राह ने अवसरों और चुनौतियों दोनों को प्रस्तुत किया। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय मुख्यधारा में एकीकृत करने के कठिन काम का सामना करते हुए भारत सरकार ने सुरक्षा, विकास और बातचीत पर ध्यान संचालित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। आतंकवाद का मुकाबला करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त संसाधन तैनात करने के साथ सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता बनी रही। हालांकि सुरक्षा पर ध्यान संचालित करना, जबकि आवश्यक था, मानवाधिकारों के उल्लंघन और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के बारे में भी चिंताएं पैदा करता था। मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता के साथ सुरक्षा की अनिवार्यता को संतुलित करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरा। बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान देने के साथ जम्मू कश्मीर के लिए सरकार के एजेंडे में विकास ने केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया। सरकार ने कई पहलें शुरू की, जिनमें सड़क और रेल परियोजनाएं, बिजली संयंत्र और उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं। हालांकि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर ठीक से लागू करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता थी। जम्मू कश्मीर के भीतर और बाहरी हितधारकों के साथ बातचीत, सुलह को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की जटिल चुनौतियों का स्थायी समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण बनकर उभरी। सरकार ने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए, साथ ही पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के रास्ते तलाशे। हालांकि विश्वास निर्माण और सार्थक बातचीत के अनुकूल माहौल बनाना एक सतत प्रक्रिया बनी रही, जिसके लिए संवेदनशीलता, धैर्य और इसमें शामिल सभी पक्षों की चिंताओं को दूर करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। भाग 11। निष्कर्ष, समय की एक नई कहानी। अनुच्छेद 370 के निरसन और उसके बाद जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन ने इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय को चिह्नित किया, जो अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरा है। पूरी तरह से एकीकृत और समृद्ध जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इस फैसले ने परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जो आज भी जारी है। जैसे जैसे यह क्षेत्र इस नए चरण से गुजर रहा है, आगे की राह सुरक्षा अनिवार्यताओं, विकास की आकांक्षाओं और स्थायी शांति और सुलह की खोज के बीच एक नाजुक संतुलन की मांग करती है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जबकि लंबे समय से ऑनगोइंग आ रहे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से किया गया था, इसने इस क्षेत्र की अनूठी पहचान और इसके लोगों के अधिकारों पर इसके इम्पैक्ट के बारे में भी चिंताएं पैदा की। समावेशी नीतियों, न्याय संगत विकास और बातचीत और सुलह के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के माध्यम से इन चिंताओं को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। वास्तव में एकीकृत और समृद्ध जम्मू कश्मीर के मार्ग के लिए न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता है, बल्कि दिल और दिमाग के परिवर्तन की भी आवश्यकता है, जिससे इसके सभी लोगों के बीच अपनेपन और साझा नियति की भावना को बढ़ावा मिले। आगे की यात्रा अपने व्यवधानों के बिना नहीं है। अविश्वास की विरासत, संघर्ष के निशान और इस क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताएं चुनौतियां पेश करती रहती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बातचीत के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता, विविध विचारों को सुनने की इच्छा और शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस प्रयास की सफलता न केवल सरकार के कार्यों पर, बल्कि जम्मू कश्मीर के भीतर और बाहर सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग पर भी निर्भर करेगी। अनुच्छेद 370 के निरसन ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया पृष्ठ पलट दिया है। स्याही अभी भी गीली है और कहानी अभी पूरी तरह से लिखी जानी बाकी है। आने वाले वर्ष बताएंगे कि क्या यह नया अध्याय शांति, समृद्धि और सुलह से चिह्नित होगा या निरंतर संघर्ष और अनिश्चितता से।
जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं, क्योंकि यह क्षेत्र एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है, जिसका भाग्य आज किए गए विकल्पों से जुड़ा है।